नमस्कार दोस्तों, इमांक डिफेंस क्लासेस में आपका स्वागत है। हरियाणा का सामान्य ज्ञान की सीरीज हमारी कंटिन्यू हो रही थी और वो कंटिन्यू ही रहेगी। उसका वीडियो आज भी आएगा, लेकिन मैंने सोचा सीईटी का जो एग्ज़ाम है वो आपका 26 और 27 तारीख को निर्धारित किया है आयोग के द्वारा। तो इसमें आपकी जो भारत का सामान्य ज्ञान है वो भी आपसे पूछा जाएगा। देखो, सारा सामान्य ज्ञान तो पढ़ाना पॉसिबल है नहीं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं थोड़ा उनको कवर कर दूं, थोड़ा बहुत आपको रिलीफ मिले। तो इसी सीरीज में पॉलिटी का एक मेन पार्ट है मौलिक अधिकार। दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन निकलते हैं, ठीक है। एक बार हम इनको कवर कर लेते हैं। जो मौलिक अधिकार हैं ये हमने यूएसए के संविधान से लिए हैं। यूएसए के संविधान में इनको बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है, ठीक है। जो मौलिक अधिकार हैं इनको भारत संविधान में या भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ठीक है। और आपको पता होगा जो मौलिक अधिकारों का जो वर्णन है वो अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है। 12 से 35 तक ये आपको क्लियर रखना है। इसके बाद में आपको क्या देखना है, जो मौलिक अधिकारों में ये भाग 3 में ये बता दिया मैंने। और इसमें कुछ जो अधिकार हैं वो देशियों के लिए हैं, कुछ मौलिक अधिकार विदेशियों को भी दिए गए हैं। विदेशियों को जो दिए गए हैं एक बार इनको मार्क कर लेना अच्छे से। संविधान का अनुच्छेद 14 है, 20 है, 21 है, 22 है, 23 है, 24, 25, 26, 27, 28। ये जो अधिकार हैं ये विदेशियों को भी हैं और भारतीयों को भी हैं। लेकिन कुछ अधिकार ऐसे हैं जो सिर्फ भारतीयों को हैं, इनको छोड़ देंगे तो बाकी अधिकार भारतीयों के लिए हैं। अभी हम बात कर लेते हैं जो आर्टिकल 12 है। आर्टिकल 12 क्या कहता है, क्योंकि 12 से शुरू हो रहे हैं ना, तो आर्टिकल 12 ये कहता है, राज्य की परिभाषा दी गई है। और राज्य की परिभाषा में क्या क्या आएगा? राज्य की परिभाषा में आएगा संसद, विधानमंडल, ठीक है, कोई कंपनी हो गई या फिर कोई पंचायत होगी, ठीक है, या फिर कोई गैर संवैधानिक संस्था होगी, उसमें राज्य की श्रेणी में आएंगे। और उसके बाद में विधि, विधि में जो मौलिक अधिकारों को आलप यानी कि छोटा कर रही है या इनको कम कर रही है, इसके लिए जो किया गया है जिक्र अनुच्छेद 13 में किया गया है। कहने का मतलब ये है, अनुच्छेद 12 में राज्य को परिभाषित किया गया है और अनुच्छेद 13 में मौलिक अधिकारों के हनन होने पर डायरेक्ट हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। यानी कि कोई भी कानून केंद्र का है, राज्य का है, पंचायत का है, किसी का भी है, वो मौलिक अधिकारों को कम नहीं कर सकता। इसके बारे में आपको पता रहना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं मौलिक अधिकारों की। जब संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, उस समय में हमारे 7 मौलिक अधिकार थे। लेकिन आपको पता होगा 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया गया था और उसको संपत्ति का जो अधिकार था, संपत्ति के अधिकार को 19(1) के पैराग्राफ 6 में, 19(1)(6) में और 31 में से निकाल के संपत्ति के अधिकार को एक नया भाग बना दिया, नया आर्टिकल बना दिया संविधान के भाग 12 में और अनुच्छेद 300 क में जोड़ दिया गया। इसमें जोड़ दिया 300 क में। यह आपको पता होना चाहिए। आज के दिन संपत्ति के अधिकार की स्थिति क्या है? संपत्ति का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार भी है और दूसरा कानूनी अधिकार भी है, लेकिन ये अब मौलिक अधिकार नहीं है, आपको ये याद रखना है। इसके बाद में मौलिक अधिकारों के वर्तमान की बात करते हैं। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। पहला समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार और चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा शोषण के विरुद्ध अधिकार, छठा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है उसका वर्णन है जो अनुच्छेद 32 में किया गया है। अनुच्छेद 32 में कहा गया है, यदि किसी भी नागरिक का कोई अधिकार वायलेट हो रहा है या वायलेशन हो रहा है, वो आर्टिकल 32 के तहत डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में जा सकता है, ठीक है, वो अपने मौलिक अधिकारों के लिए। अब हम बात कर लेते हैं एक एक करके। जो समानता का अधिकार है,
इसका जो वर्णन है अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में किया गया है दोस्तों, 14 से 18 के बीच में। इसमें जो अनुच्छेद 14 में क्या कहा गया है, समता का अधिकार या विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण। देखो दो कॉन्सेप्ट हैं, कौन कौन से, एक विधि के समक्ष समता, ये ब्रिटेन के संविधान से लिया है हमने, और ये एक नकारात्मक अवधारणा है। दूसरा विधियों का समान संरक्षण, ये लिया गया है यूएसए के संविधान से, और ये सकारात्मक अवधारणा है। इसमें आपको एक बात याद रखनी है, ये आरपीएफ के पेपर में पूछा गया था, और बहुत कम लोग हैं जो क्लासेज में करवाते हैं या यूट्यूब पे बताते हैं, चांस ही नहीं है। इसके लिए आपको कोई ऑथेंटिक सोर्स, कोई बुक पॉलिटिक देखोगे तो वहां आपको देखने को मिल सकता है, और ये क्वेश्चन आरपीएफ में पूछा गया है, तो आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में हम बात करते हैं धर्म, मूलवंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर क्या हम विभेद नहीं कर सकते, यानी कि कोई दूसरे धर्म का है या किसी भी धर्म का है, हम उसे विभेद नहीं कर सकते। दूसरा, वो मूल वंश किस वंश का है उसके आधार पर हम विभेद नहीं कर सकते। तीसरा, लिंग या कौन सा है, पुरुष है, स्त्री है, या फिर जो तीसरी कैटेगरी होती है वो है, अगर कोई भी कैटेगरी उसको हमें लिंग के आधार पर विभेद नहीं कर सकते। चौथा, जन्म स्थान, उसका जन्म कहाँ हुआ है इसके आधार पर भी हमें विभेद नहीं कर सकते। इसका वर्णन कहाँ मिलता है, अनुच्छेद 15 में। देखो दोस्तों, पहले जो क्वेश्चन पूछा जाता था ना, वो आपसे पूछा जाता था कंपाइल रूप में, सारे के सारे दे दिए, आपका ध्यान रह जाता था। आजकल तो एक एक चीज पे पूछ रहे हैं, अगर जो धर्म के आधार पर विभेद किस अनुच्छेद के तहत रोका गया है, इसमें 4 आ जाएंगे, धर्म, मूलवंश, लिंग, जन्म स्थान, ठीक है। तो एक एक करके पूछ सकता है, आपको ध्यान रखना है इसको, और ये इसका जो जिक्र है अनुच्छेद 15 में किया गया है। आगे हम बात करते हैं लोक नियोजन है में अवसर की समानता। देखो दोस्तों, जब सरकारी नौकरियां नहीं मिलती हैं, ठीक है, सरकारी नौकरियों में या प्राइवेट नौकरियों में जो वैधानिक संस्थाएं हैं, उसमें जो अवसर की समानता होती है वो सबको बराबर होगी, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। इसका जिक्र है अनुच्छेद 16 में किया गया है। आपको पता होगा दोस्तों, जो मंडल आयोग था, मंडल आयोग आर्टिकल 16 के तहत ही गठित किया गया था। इसमें आपको पता होगा एक अदर बैकवर्ड क्लासेज ओबीसी का जो प्रोविजन है वो इसी में था, और आपको पता होगा जो ओबीसी है, ओबीसी को 27% का आरक्षण दिया गया था। आगे हम बात करते हैं अनटचेबिलिटी की। ये भी पर्सन है ना, डायरेक्ट पूछते हैं अनटचेबिलिटी को बैन किसमें किया गया है। पहले देखो, हमारी पारंपरिक व्यवस्थाएं थी, उसमें अछूत, यानी कि आज भी कई बार गाँव में देखते हैं कोई दलित समुदाय से या किसी से खाट पर नहीं बैठने देते, उसके साथ नहीं खाते, आज भी ये विभेद देखने को मिलता है कई जगह पे, ठीक है। तो जो संविधान है उसमें इसको बैन किया गया है अनटचेबिलिटी को, और किसमें किया गया है, अनुच्छेद 17 में किया गया है। इसके बाद में हम बात करते हैं उपाधियों का अंत। जो अंग्रेजों का शासन होता था दोस्तों, अंग्रेजों के शासन के समय आपको पता है किसी को राय बहादुर की उपाधि दे दी, किसी को सर की उपाधि दे दी, किसी को केसर हिंद की उपाधि दे दी। उन उपाधियों का अंत करके आर्टिकल 18 में आपको पता उपाधियों का अंत कर दिया, और एक बात और बोल दी कि यदि कोई भी भारतीय नागरिक जो अन्य देशों से कोई उपाधि धारण करेगा तो राष्ट्रपति से उसकी सलाह लेनी पड़ेगी, ये अनिवार्य है। दोस्तों पता है क्या है, जो उपाधियों का अंत है ना, ये पहले अंग्रेज देते थे, अब क्या किया, भारत के संविधान में व्यवस्था कर दी, अगर जो भारत रत्न है, पद्म विभूषण है, पद्म श्री है, जो ये पुरस्कार है ना, ये देना शुरू कर दिया, ठीक है, और इसके जो उपाधियां हैं इनका अंत कर दिया। अब हम बात करते हैं स्वतंत्रता के अधिकार की। स्वतंत्रता का अधिकार काफी इंपॉर्टेंट अधिकार है, आपको बता देता हूं। इसमें पहला क्या आता है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। कोई भी व्यक्ति कहीं भी घूम फिर सकता है और अपने विचार रख सकता है। ये कहाँ जिक्र है, 19A में। शांतिपूर्वक सम्मेलन, यानी कि कोई सम्मेलन करना है, शांतिपूर्ण उसका रास्ता है तो वो कर सकता है, 19B में। संगम या संघ बनाने का अधिकार, आपको पता है हम यूनियन बना सकते हैं, ठीक है,
वो उसका भी अधिकार 19C में दिया गया है। आबाद संचरण की स्वतंत्रता ये 19D में दिया गया है। अगला निवास का जो अधिकार है 19E में है, और व्यवसाय की जो स्वतंत्रता है 19F में है। ये सब है इसमें दिया गया है, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शन है। जैसे निवास की बात करते हैं, व्यवसाय की बात करते हैं, मान लेते हैं कोई, जैसे निवास की बात कर लेते हैं, जैसे कोई जनजातीय क्षेत्र है, उसमें उसको वहाँ का जो लोकल है उसकी गरिमा को ध्यान में रखते हुए उसको बैन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं अनुच्छेद 20 की। अनुच्छेद 20 क्या कहता है? अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसके 3 वो हैं, कोई पूर्व पद प्रभाव कानून नहीं है, दूसरा दोहरी अक्षति नहीं दी जा सकती, तीसरा सौ अभिशंसन। ये सौ अभिशंसन क्या होता है? इसमें जो पीड़ित है उसको खुद गवाही देने के लिए नहीं फोर्स किया जा सकता। दूसरा दोहरी अक्षति, अगर किसी ने कोई गलत काम किया है उसको एक जुर्म के लिए एक सजा ही दी जा सकती है। इसके बाद में कोई पूर्व पद प्रभाव में नहीं, इसमें यह नहीं है कि किसी केस में गिरफ्तार हुआ है उसके पुराने केसों की कोई बात की जाए। तो ये अपना क्या है? अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। आर्टिकल 21 क्या कहता है? यह होता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। इसको जीने का अधिकार भी बोलते हैं दोस्तों। इसमें राइट टू प्राइवेसी आता है, इसमें राइट टू एजुकेशन आता है, इसमें बहुत सारे 34 पार्ट हैं। ठीक है, शुद्ध हवा लेने का भी अधिकार है, बिजली का भी अधिकार है, ये बहुत सारे हैं, लेकिन 2-3 आपको मेन बता देता हूँ। जो राइट टू प्राइवेसी, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इन्वायरमेंट, ये जो 5 मेन, ये आपको पता होने चाहिए। ठीक है, आपको पता है इसमें जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता या जीने का जो अधिकार है, इसमें 2 केस आए सामने। एक गोपालन केस था, एक मेनका गांधी केस था 1978 में, एक 1950 का केस था। गोपालन केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये व्यवस्था दी कि कोई कार्यकारी अधिकारी यदि किसी को मृत्युदंड देता है तो उसके उसमें संरक्षण दिया जाएगा। यदि किसी यानी कि संसद ने यदि कानून बना दिया या विधानमंडल ने कानून बना दिया तो उस विषय पे किसी कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक है, ये तो गोपालन केस में कहा था सुप्रीम कोर्ट ने 1950 में। बात आई 1978 में मेनका गांधी केस। मेनका गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट ने गोपालन केस को पलट दिया। उसने बोल दिया यदि किसी भी नागरिक का, ठीक है, कार्यकारी द्वारा या विधायी तंत्र से यदि उसका जीने का अधिकार जो वायलेट हो रहा है तो उसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है और इसके बारे में संरक्षण की बातें कही गई है। इसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 में निरोध एवं गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण की बात है। दोस्तों, गिरफ्तारी 2 तरह की होती है, एक साधारण गिरफ्तारी है और दूसरी निवारक हिरासत है। जो निवारक हिरासत तो ऐसी होती है, किसी भी किसी भी नागरिक को लगता है कि देश के खिलाफ में काम कर रहा है या देश को इसके कारण किसी तरह की हानि हो सकती है तो उसको बिना कारण बताए गिरफ्तार कर सकते हैं। ठीक है, ये निवारक हिरासत है। ये साधारण हिरासत है। इसमें क्या है, अगर किसी भी नागरिक को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया तो उसको आपको पता है 24 घंटे के अंदर जज के सामने पेश करना पड़ेगा और जो उसने गिरफ्तारी की है उसका कारण बताना पड़ेगा। अगर गिरफ्तारी हमने इस कारण से की है, ठीक है, इसमें नागरिक को थोड़ी सुविधा है, लेकिन इसमें 3 महीने तक आप बिना कारण बताए उसको रख सकते हो, गिरफ्तार कर सकते हो। अगर इससे ज्यादा आप गिरफ्तारी चाहोगे तो एक कमेटी बनानी पड़ेगी और वो कमेटी रिकमेंड करेगी, तब उसकी निवारक हिरासत को बढ़ा सकते हो, वरना नहीं बढ़ा सकते। दोस्तों, हम बात करते हैं फिर तीसरा मौलिक अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। यह है अनुच्छेद 23 और 24 में। आपने देखा होगा पहले जो गांव में साजी वगैरह लगाते थे, बिना पैसे दिए काम करवा लेते थे, उसको ध्यान में रखते हुए जो संविधान सभा थी, जो उनका ये सपना था कि भाई बहुत सारे लोग इस भावना से पीड़ित हैं, इसको ध्यान में रखते हुए मानव दुर्व्यवहार एवं बलात्श्रम, मानव के साथ बुरा व्यवहार करता है या फिर बलात्श्रम यानी जबरदस्ती लेबर करवाता है, उसके लिए संरक्षण के लिए अनुच्छेद 23 में व्यवस्था की गई है। और ये हरियाणा सीईटी में पहले प्रश्न पूछा गया था, आपको याद रखना है। अनुच्छेद 24 क्या कहता है? जो कारखाने हैं, कारखानों को हिदायत दी गई है
14 साल से कम बच्चे को किसी कारखाने में कहीं पर भी काम पे नहीं रखा जा सकता। ठीक है, इसके लिए प्रॉपर कानून भी बनाए गए हैं। जो बलात्कार है ना दोस्तों, इसमें वेश्यावृत्ति भी आता है। जो ये लेडीज हैं, ये करती है ना, वेश्यावृत्ति करती हैं, या फिर किसी भी तरह की, या स्मगलिंग है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, वो भी इसके अंतर्गत आता है। और इसके लिए कानून बना है अनैतिक दुर्व्यवहार निवारण अधिनियम 1956। यह इसके तहत कार्रवाई होगी। इसके बाद में कारखानों में अगर बच्चे काम कर रहे हैं, इसके लिए पॉस्को एक्ट बनाया गया है। ये 2005 में बनाया गया था और 2016 में इसका संशोधन किया गया है। यदि आपको पॉस्को एक्ट देखना है तो आप गूगल करिए, पॉस्को एक्ट आपको मिल जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको देखना चाहिए। अब हम बात करते हैं धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की। इसमें अंतःकरण की स्वतंत्रता, अंतःकरण का मतलब ये है कौन धर्म का क्या पहन रहा है, क्या कर रहा है, वो उसकी स्वतंत्रता है। धर्म को अबाध रूप से मानने का अधिकार है। आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। ये अनुच्छेद 25 में कहा गया है भाई। अनुच्छेद 26 में क्या कहा गया है? जो धार्मिक कार्य कर रहे हैं या उसके प्रबंध कर रहे हैं, उसकी स्वतंत्रता दी गई है 26 में। 27 में धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों से स्वतंत्रता है, यह अनुच्छेद 27 में है। अगला, धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता 28 में है। अब हम बात करते हैं अगला, अल्पसंख्यकों की शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। इसका जो जिक्र हुआ है 29 और 30 में है। अनुच्छेद 29 में क्या कहा गया है? धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को हितों का संरक्षण होना चाहिए। वो अपनी भाषा लिपि बचाने के लिए काम कर सकते हैं, यह अनुच्छेद 29 में है। और अनुच्छेद 30 में क्या कहा गया है? शिक्षण संस्थान की स्थापना, प्रशासन करने का वर्गों का अधिकार। ये अल्पसंख्यकों की बात हो रही है। वर्ग में क्या अल्पसंख्यक कौन कौन? एक भाषाई अल्पसंख्यक हो गया और एक धार्मिक अल्पसंख्यक हो गया, ये आपको पता होना चाहिए। और जो 44वां संविधान संशोधन था, उसमें शिक्षा संस्थाओं को अनिवार्य संपत्ति अर्जन करने के लिए निर्धारित क्षतिपूर्ति निराकृत नहीं होगी, यह आपको ध्यान रखना है। और जो अल्पसंख्यकों के लिए केस भी आया था सुप्रीम कोर्ट में, वो केस आपको ध्यान रखना चाहिए। ये था सेक्रेटरी ऑफ मलनकारा सीरियन कैथोलिक केस 2007। इसने जजमेंट दिया था। जो कॉलेज संस्था अगर खोल रहा है ना कोई धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यक, उसके लिए गाइडलाइन जारी की थी। आप इस केस को गूगल करके देख सकते हो। इसके बाद में हम बात करते हैं अनुच्छेद 32 की। अनुच्छेद 32 में उपचारों के अधिकार की बात हुई है। उपचारों का अधिकार कैसे? यदि किसी भी नागरिक का कोई अधिकार वायलेट हो रहा है, तो मैंने बताया था, ठीक है, इस संविधान के अनुच्छेद को भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा था? संविधान की आत्मा व संविधान का हृदय की संज्ञा दी थी। आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट रिट जारी कर सकता है यदि किसी का मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। तो वो रिट कौन कौन सी हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण। देखो, आरपीएफ जो ये भर्ती गई है, इससे पहले आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर था, उसमें रिट पूछी गई थी भाई, बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है, ये आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि आजकल है ना क्वेश्चन की टाइप पता नहीं कहां से क्या पूछ रहे हैं। जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है, ये लैटिन भाषा का शब्द है और इसका मतलब होता है को प्रस्तुत किया जाए। यानी कि जो पुलिस वाला मामला नहीं था, साधारण हिरासत थी, अगर 24 घंटे के अंदर जज के सामने पेश करना पड़ेगा, ठीक है, और उसको कारण बताना पड़ेगा, तो ये सब किस में है? बंदी प्रत्यक्षीकरण में। उसके बाद अब परमादेश। परमादेश का अर्थ होता है कि भाई हम आदेश देते हैं। क्या आदेश देते हैं? कोर्ट द्वारा सार्वजनिक अधिकारियों को ही आदेश दिया जा सकता है। इसके बाद प्रतिषेध। प्रतिषेध का अर्थ होता है रोकना। यानी कि उच्च न्यायालय है, वो अपने अधीन न्यायालय को उच्च न्यायिक कार्यों को के लिए रोक सकते हैं। मान लेते हैं कोई छोटा न्यायालय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, वो काम कर रहा है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के लेवल का, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी? उसको रोक देगी, वहां पर रिट भेज देगी। कौन सी? प्रतिषेध। ठीक है, बोलेगी इस केस को हम खुद डील करेंगे, इस केस से आप का कोई लेना देना नहीं है, ये ऐसा कर सकते हैं। उत्प्रेक्षण, इसका अर्थ होता है प्रमाणित होना या सूचना देना। उच्च न्यायालय अधीन न्यायालय को ऐसा कर सकते हैं। अगला है
अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा में इसमें प्राधिकृत वारंट के द्वारा किसी व्यक्ति को या सार्वजनिक कार्यालय में दायर दावे के विरुद्ध जारी की जा सकती है। तो दोस्तों ये 32 था। एक बार 31 की बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 31 में ऐसी व्यवस्था की गई है ताकि कई बार क्या होता है ना, जो फंडामेंटल राइट हैं वो आपको पता है अगर वायलेशन होता है तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन इसका सबसे बड़ा उदाहरण क्या आया, संपत्ति का अधिकार। क्योंकि आपको पता है यदि अवसंरचनात्मक जो कार्य करने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना है, तो खेत को हम जबरदस्ती नहीं ले सकते। जब हम नहीं ले सकते तो उसके लिए कानून बनाना पड़ेगा। आपको पता है सबसे पहला संविधान संशोधन आया था 1951 में, और पहला संविधान संशोधन 1951 में क्या कहा गया, ये जो संपत्ति का अधिकार के बारे में या फिर उसके बारे में बात की गई थी। और आपको पता होगा डीपीएसपी भी हमारे जो पार्ट 4 में है उसमें क्या कहा गया है, उसमें सामाजिक आर्थिक सब हितों का ध्यान रखा जा रहा है। तो इसमें दोस्तों ये कहा गया है यदि अनुच्छेद 39 का ख और ग पार्ट, इनमें क्या कहा गया है कि किसी के पास धन का केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जो राज्य के जो संसाधन हैं उनका सबका समान अधिकार है। अगर इस व्यवस्था को रोकने के लिए कोई संशोधन आता है तो आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 नल एंड वाइड हो जाएंगे, उनका कोई अस्तित्व नहीं बचेगा। हालांकि इसको हम जुडिशियल रिव्यू के लिए लेके जा सकते हैं, लेकिन उसको हम रोक नहीं सकते, ये आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल 33 क्या कहता है, आर्टिकल 33 ये कहता है कि विधि बनाता है यानी कानून बनाते हैं, विधि निर्माण का अधिकार इस आर्टिकल के थ्रू सिर्फ संसद को है, राज्य विधानमंडल को नहीं है, ये आपको याद रखना है। सैनिक, अर्धसैनिक, पुलिस, खुफिया एजेंसी पे किसी भी तरह की कोई भी हड़ताल संगठन नहीं बना सकती। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 34। आर्टिकल 34 में जो ये जो लॉ है उसके बारे में बात हो रही है। और जो 35 है, 35 में कुछ जो अपने अधिकार हैं उनके वायलेशन से जो डीपीएसपी लागू होते हैं उनके बारे में कहा गया है। आज की वीडियो में इतना ही है। धन्यवाद।